नमस्कार, P7 न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास पेशकश में। और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। विदेशों में जमा काला धन देश में वापस लाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर रहे बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर बर्बर पुलिस कार्रवाई के बाद सरकार चौतरफा घिर गई है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ अनशन शुरू किया तो अन्ना हजारे भी लोकपाल ड्राफ्टिंग पैनल की मीटिंग का बहिष्कार कर दिल्ली में अनशन का ऐलान कर चुके हैं, जबकि बाबा ने अब हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ से अनशन शुरू कर दिया है। वहीं सरकार ने बाबा से बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। सरकार और बाबा के बीच चल रहे इस जंग पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे कुछ बहुत ही विशिष्ट अतिथि स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संतोष त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका हमारे साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में और कुछ बहुत सारे अतिथि रहेंगे। हमारे साथ राजीव राय जी हैं जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इसके साथ साथ हमारे पास संतोष त्रिपाठी जी हमारे साथ संतोष त्रिपाठी जी के बारे में हम बात कर चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर शुभ्रो कमल दत्ता हैं जो कि विदेश व आर्थिक नीति के बड़े जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। और डॉक्टर संबित पात्रा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के, उनसे सभी हमारे साथ रहेंगे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतना जो हंगामा मचा है इस मुद्दे के ऊपर, उसके पीछे के कारण क्या है, किस कारण से इतना सारा हंगामा मचा और जो बातें की जा रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं उसके ऊपर दी जा रही हैं, उन तमाम चीजों की गहन पड़ताल और चर्चा करने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। तो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर बाबा और सरकार आमने सामने हैं। इस बारे में देश की युवा शक्ति की क्या राय है, इसी पर पेश है हमारी आज की खास पेशकश, बाबा और सरकार आमने सामने। भ्रष्टाचार के खिलाफ हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में बाबा रामदेव का अनशन जारी है। बाबा नोएडा में अपना अनशन जारी रखना चाहते थे, लेकिन इसके लिए फिलहाल उन्हें यूपी सरकार से इजाजत नहीं मिली। बीती रात बाबा ने दिल्ली के पास नोएडा पहुंचने की कोशिश की, लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर में धारा 144 लागू होने की वजह से उन्हें हरिद्वार वापस लौटना पड़ा। लेकिन बाबा ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि वो जल्द ही दिल्ली में एक बार फिर मोर्चा खोलेंगे। हालांकि बाबा को पूरा यकीन है कि वो मुख्यमंत्री मायावती से बात कर जल्द ही नोएडा पहुंच जाएंगे। 5 जून की रात को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई पुलिस कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि इस घटना के लिए आज पूरा देश सरकार से जवाब मांग रहा है। योग गुरु के मुताबिक काले धन को लेकर जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। और स्वस्थ और मुस्लिम भाई, सभी जाति और वर्ग मजहबों के भाई और तेजी से तो बाबा ने खुलकर ललकार दी है सरकार को और उन्होंने कहा है कि चाहे सरकार कुछ भी कर ले, वो अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। हमारे साथ कुछ विशिष्ट अतिथि हैं, उनसे उनकी राय जरूर हम इस पर जानना चाहेंगे। सबसे पहले राजीव जी आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन जिस तरह से ये शुरू हुआ, उसके बाद अब ये जिस स्थिति में है पुलिस की कार्रवाई के बाद, जिस तरह से सरकार की भूमिका पर सवाल उठे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन के बारे में, क्या राय है आपकी? सबसे देखिए, सवाल बाबा रामदेव का नहीं है जी, सवाल राष्ट्रीय हित के से जुड़े हुए मुद्दों का है। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना या काले धन को वापस लाने के लिए बोलना जी, वो भी अहिंसक तरीके से। ये देश गांधी का देश है जी, जहां हमने भी देखा, आपने भी देखा, कहीं हिंसा का कोई जगह नहीं था, कम से कम सत्याग्रहियों की तरफ से। और अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत नाराजगी जताई है। बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ली तो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए या किसी नेता के लिए एक विषय नहीं रह जाता है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया जी। जिस तरह से सत्याग्रहियों के ऊपर बर्बर पुलिसिया कार्रवाई की गई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सिस्टम में इस तरह के कार्रवाई का कोई जगह नहीं है जी। तो आपको लगता है कि ये जो बर्बर कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी? कहीं कहीं एकदम गलत था, कहीं न कहीं के सवाल इसमें इफ बट का कोई अब स्थान नहीं बचा रह गया, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। कांग्रेस सरकार या यूपीए सरकार सिर्फ काले धन के वापस लाने की मांग पर इतने बौखला गए कि अपने आप में इनकी कहानी बताती है कि क्यों बौखलाहट है इनकी। जी जी। और रात को सोए हुए सत्याग्रहियों के पास जाकर उस तरह की कार्रवाई करना,
और मैं कल आपके दिल्ली पुलिस के अधिकारी का मैं बयान सुन रहा था, प्रवक्ता हैं कि 30,000 से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी जी। इस देश में सत्याग्रहियों के लिए अलग कानून और कांग्रेस परिवार के लिए अलग कानून होता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस पुलिस अधिकारी से भी आपके मार्फत से पूछना चाहूंगा, जब रामलीला मैदान में रामलीला के उद्घाटन करने मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी पहुंचते तो उसमें भीड़ कितनी होती है जी? क्या उनके लिए कोई और अलग संविधान और कानून लिखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत जायज सा सवाल उठता है और उठा भी है इस पूरी कार्रवाई के बाद कि इस तरह का एक और शायद इसलिए भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लगातार पुलिस की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो बदल रहे हैं। इस बीच आपसे जानना चाहूंगा संतोष जी, आज ही सुबह हमने देखा कि एक सुओ मोटो एक्शन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या मायने हैं उसके? क्या अब सुप्रीम कोर्ट सीधा इंटरवेंशन कर रहा है और वो जानना चाहता है कारण क्या रहे हैं इसके? निश्चित तौर पर कोर्ट का एक प्राइमा फेसाई व्यू है, जैसा कि पूरा देश देख रहा है कि रात में 1 बजे की ये घटना है जी। तो कोर्ट इस पर निश्चित तौर पर, चूंकि ये राजधानी में मामला हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की नजर में है जी, तो कोर्ट का ये प्राइमा फेसाई परसेप्शन है, वो जानना चाहती है कि इस घटना के मायने क्या हैं। ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि आपको रात में 1 बजे के लगभग इस घटना को की कार्रवाई करनी पड़ी प्रशासन के तौर पे जी। लेकिन निश्चित तौर पे ये एक प्राइमा फेसाई व्यू है, सरकार अपना पक्ष रखेगी और अपने नजरिए को स्पष्ट करेगी कि क्या इमरजेंसी थी या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी थी कि हमें रात में ये कार्रवाई करनी पड़ी जी। राजीव जी, आपको लगता है कि इतना डर आप कह सकते हैं या प्रतिरोध से किसी तरह से बचने की कोशिश कर रही थी सरकार, जिसकी वजह से एक जगह पर शांतिपूर्ण ढंग से जब ये पूरा का पूरा जमावड़ा किया गया तो रातों रात इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत महसूस हो गई सरकार को? ये डर, प्रतिरोध और बौखलाहट जी तीनों है। डर इस बात का कि आंदोलन इतना बड़ा न रूप ले कि इनका हाल मिस्र के हुस्नी मुबारक की तरह हो जाए जी, या अभी सीरिया के राष्ट्रपति के साथ जो हो रहा है, बहुत सारे देशों में जब जनता सड़क पर उतर आती है तो वहां के शासकों का क्या हाल होता है। डर उस बात का था। प्रतिरोध इस बात का है कि इनके 4 मंत्री एयरपोर्ट पर क्या करने गए थे जी। जब बाबा इतने ही गलत थे, 24 घंटे 36 घंटे के अंदर इतने गलत हो गए तो 4 मंत्री एयरपोर्ट पर क्या कर रहे थे जी। तो वहां जो इनका ह्यूमिलेशन हो सकता है, बाबा को पटाने गए हो, मनाने गए हो, खरीदने गए हो, दबाने गए हो, क्या करने गए हो, कांग्रेसी नेता जानते हैं। लेकिन जब वो भी नहीं हुआ तो फिर वो डर प्रतिरोध में बदला और जो रात को कार्रवाई हुई, ये इस बौखलाहट का परिणाम है कि भाई 64 सालों में जितना विदेशी धन गया है पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है, सारा इन्हीं का तो है और अपना धन वापस कैसे ले आएंगे ये? बिल्कुल। तो उस बौखलाहट में कार्रवाई करें। बिल्कुल। नहीं, इस मुद्दे पे हम कुछ कहना चाहेंगे जी, बताएं कि निश्चित तौर पे जब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार का स्टैंड कोई बहुत गलत स्टैंड नहीं है। खासकर जो एयरपोर्ट पे गई, हम छोटा सा एक रामदेव जी का ये पर्चा है जी, भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह। आप देखिए, शनिवार 4 जून से अनिश्चितकालीन जी, ये उनका मैनिफेस्टो है, हम अनिश्चितकालीन करेंगे जी। पीछे ये कहते हैं सत्याग्रह कब तक चलेगा, कब तक चलेगा सत्याग्रह, जिसमें रामदेव जी ने खुद कहा है जब तक सरकार हमारी तीनों मांगों को मांग नहीं लेती, जब तक सरकार हमारी तीनों मांगों को नहीं मानेगी तब तक हम ये आंदोलन चलाएंगे जी। सरकार में रामदेव बाबा जी में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई क्लैरिजेस होटल में जी। इनके अपने मैनिफेस्टो से सत्याग्रह को तत्काल उसी वक्त समाप्त हो जाना चाहिए था और एक ये विजय उत्सव के रूप में एक दिन का सांकेतिक ये कर सकते थे। ये देश की जनता को बता सकते थे कि सरकार ने हमारी मांगों को बिना आंदोलन के प्राइमा फेसाई मान लिया है जी। जी। रामदेव जी ने इस बात को जनता के सामने न ला करके आप सत्याग्रह पे बैठ गए। जब आपकी मांग मान ली गई फिर इसमें समस्या क्या थी, आंदोलन का ये मतलब क्या था, ये देश की जनता जानना चाहेगी। राजीव जी, क्या लगता है आपको समस्या क्या रही होगी कि उसके बावजूद वो बात ऐसे नहीं रखी गई? पूरे देश को नहीं पता है, भाई साहब को पता होगा, पूरे देश को नहीं पता है कि उनकी सारी मांगे मान ली गई थी जी। और बात सवाल देखिए, मुद्दे से हम हट रहे हैं। मांगना न मांगना, सरकार के सामने लोकतंत्र में विरोध का हक सबको होता है। सरकार के पास भी अपने प्रशासनिक और शासनिक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए देश में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए। मुद्दा यह है कि रात को जो पुलिस की कार्रवाई करी गई, क्या वो सही था जी? लेकिन कपिल सिब्बल जी ने तो ये बात कही थी कि राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने वाली जो बात थी, हमने सुना मीडिया में भी उन्होंने आकर कहा कि बाबा रामदेव की ये मांग है और बाबा रामदेव इस आंदोलन के मार्फत जो बात कहना चाहते थे वो ये थी कि भ्रष्टाचार मिटाया जाए और सबसे पहली जो उनकी मांग थी कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। तो उस बारे में तो एक सहमति दी थी कपिल सिब्बल। सहमति दी थी तो वही तो लिखित रूप से मांग रहे थे, एक नोटिफिकेशन इशू करने के लिए बोल रहे थे, क्यों नहीं हुआ?
एक चीज हम ये कहना चाहेंगे छोटा सा, अगर घटना पे अगर टाइम वार आप ध्यान दीजिए तो सबसे पहले रामदेव जी मंच पे आते हैं, घोषणा करते हैं कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली, मानी गई है 24 घंटे पहले जी। सरकार ने आपको एक मोहलत दिया कि आप विजय उत्सव मना लीजिए, आप सांकेतिक कर लीजिए, आप 5 बजे आके डिक्लेयर करते हैं हमारी मांगे मान ली गई, मेरा रंग दे बसंती चोला जी, सभी लोग खुशी में झूम उठे। उसके बाद कपिल सिब्बल ने भी अपने राजनीतिक श्रेय को लेने के लिए कहा कि हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हमने उनकी सारी मांगे मान ली जी। बाबा को नाराज होने की जरूरत क्या थी? क्यों बाबा उत्तेजित हो गए? क्या ऐसा सीक्रेट डील था जो बाबा को उत्तेजित करने की स्टेज तक ले आया जी? जब आपकी बातें मान ली गई तो आप सारा का सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं, आप सरकार को श्रेय नहीं देना चाहते कि बिना आंदोलन के हमने आपकी बात मान ली जी। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि रामदेव जी जो बहुत बड़ी आवाज में, बहुत ऊंची आवाज में कह रहे हैं कि सरकार गलत है, हमें नहीं लगता कि सरकार उतनी गलत है जितना वो कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि राजीव जी आप मानते हैं बात कि श्रेय लेने की कोशिश की गई कहीं ना कहीं? मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, नेशनल हीरो बनना चाह रहे थे। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं यहाँ जी, मैं आपके स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से बैठा हूँ, बाबा रामदेव का प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बैठा हूँ कि बाबा रामदेव की सफाई में दूं। मैं एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते से अपना आकलन ये मानता हूँ, और हमारी पार्टी के हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो अब बाबा रामदेव ने क्या बात किया और कपिल सिब्बल ने क्या बात, कपिल सिब्बल 24 घंटा तक क्यों इंतजार कर रहे थे चिट्ठी दिखाने का जी? जब तय हो गया था, उन्होंने बोला प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं, दिखा कर आए, तो उनके साथ साथ आते और घोषणा कर देते प्रेस में जी। तो जो चूहे बिल्ली का खेल तो सरकार भी खेल रही थी, 24 घंटा चिट्ठी लिखने के बाद क्यों इंतजार कर रहे थे? उस तरह घोषणा कर देते कि हमारी बात हो गई, 24 घंटे में घोषणा कर देंगे। मैं रामदेव का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ इस बात लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सारे राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक चिंतन का विषय बन गया है कि क्या 64 साल बाद भी इस देश में विरोध करने का हक यूपीए सरकार या कांग्रेस सरकार में किसी को है कि नहीं जी? जिस तरह से विरोध को दमन किया गया वो सही नहीं था जी। राजीव जी आप कुछ हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके पहले अभी हमारे मित्र ने कहा कि कांग्रेस की अगर कोई रैली होती है जी, किसी विशेष परिवार की कोई रैली होती है तो राजधानी में अलाउ है। हम ये कहना चाहते हैं कि अन्ना हजारे के मूवमेंट के पहले बाबा रामदेव इसी रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ के साथ आए और दिल्ली की पुलिस ने उनका स्वागत किया, उनका सारा अरेंजमेंट किया। तो ठीक है ना, उस वक्त दिल्ली पुलिस ठीक थी, नहीं तो दिल्ली उस वक्त अन्ना हजारे उस मंच पे मौजूद थे, वो ठीक था। आप ही के पास लेकिन इंटेलिजेंस की इनपुट के बाद से अगर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करती है सुरक्षा में ध्यान रखते हुए, 70 की कीमत पे 7 करोड़ लोगों की जीवन को, राजधानी को सुरक्षित करने की कोशिश होती है जी, तो ये बहुत बुरा लगता है सबको कि दिल्ली पुलिस ने अचानक ऐसा कैसे कर दिया। हम ये मानते हैं कि बल प्रयोग को टाला जा सकता था, लेकिन ये कहिए कि सरासर ये गलत था, मुझे कहीं से नहीं लगता। लेकिन जी विरोध तो बल प्रयोग से ना, दोनों बातें मेरी सही साबित कर रहे हैं जी। मैंने बोला कि दिल्ली के जो पुलिस के प्रवक्ता हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इसी अगर यही रामदेव को पहले भी दिया गया था तो अब उनको कहना नहीं चाहिए था कि 30,000 से भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई, तो मेरी बात को सही साबित कर रहे हैं नहीं। और विरोध भी खाली इस बात को लेकर छोटा सा फर्क है कि जिस वक्त ये अलाउ किया गया था अन्ना हजारे के मूवमेंट के पहले, उस वक्त दिल्ली में कोई बड़ी आतंकवादी घटना उस पूरे दरमियान नहीं घटी थी। लेकिन अभी अभी हाईकोर्ट के सामने इस देश को तोड़ने वाली ताकतों ने अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाया। तो जैसे ही इंटेलिजेंस को ये इनपुट मिली होगी, मैं नहीं जानता मिली नहीं मिली क्या हुआ, ये बात की चीज है, ये सब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं उस वक्त की स्थिति में प्रशासन के सामने और इस वक्त की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है जी। इस वक्त ब्लास्ट हो चुका है, पूरा माहौल सेंसिटिव है। अगर उसके आसपास के इलाके में भी कहीं ब्लास्ट होता है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है जी। और जब सारे आंदोलन का रुख, क्योंकि शाम को 5 बजे रामदेव जी ने बहुत ही स्पष्ट ढंग से कहा था चिट्ठी को देख करके कि अब ये आक्रामक रुख लेगा जी, तो उस सारी घटना को डिनाई करने के लिए अगर केंद्र सरकार ने कोई छोटे मोटे बल प्रयोग किए हैं तो इसे बहुत नाजायज नहीं ठहराया। लेकिन ये बात तो मानेंगे संतोष जी कि दिल्ली पुलिस की भूमिका जरूर सवाल के घेरे में आई है। जिस तरह से लगातार बयान बदले जा रहे हैं या जो बातें कही जा रही हैं वो डायरेक्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं यहाँ की वहां लग के सुन के सबको पता लगता है। एक तरफ कमिश्नर साहब कहते हैं कि हम बल प्रयोग करना नहीं चाहते थे, बाबा ने भागने की कोशिश की इसलिए बल प्रयोग किया गया। दूसरी ओर ये देख के साफ पता लगता है कि पुलिस के आने के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई शुरू हुई, या फिर आप खुद मानते हैं कि एक क्लोज एनक्लोज स्पेस में बंद जगह पर आंसू गैस के गोले
छोड़े जाना ये सही नहीं होता है अगर आप ढंग से देखें तो इस तरह की बातों की कारण भी शायद ये मुद्दा ज्यादा भड़क गया है, क्योंकि दोहरी बातें की जा रही हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए, एक अचानक से आप मास को जब डिसबर्स करते हैं जी, आप बहुत बड़ी मेजॉरिटी को डिसबर्स आपने उस जगह से कर दिया, तो सब लोग सुरक्षित चले जाएं, तब तक के लिए एक गैप क्रिएट किया जाता है, जहां तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जी। तो अगर कुछ बयान, दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ा प्रशासन है, उसका कोई यूनिफाइड एक जब तक आएगा स्टेटमेंट, तब तक के लिए जिस अधिकारी को जो सूचना प्राप्त थी उस सूचना के आधार पे, अपने अनुमान के आधार पे उसने एक स्टेटमेंट दिया। जी, देखिए जिम्मेदार पदों पर बैठकर, मेरी बहुत छोटा सा है, जिम्मेदार पदों पर बैठकर अनुमान नहीं लगा सकते, अनुमान के हिसाब से देश को नहीं बता सकते, पहली बात। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस बात पर मीडिया के रिपोर्ट के, मेरे और इनके और बाबा रामदेव के कंप्लेन पर नहीं, मीडिया के रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और उन्होंने बोला वी आर शॉक्ड। उस पर मैं और ये बैठकर यहाँ जजमेंट दे दे कि नहीं वो गलत है और ये सही है, ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के लिए, कानून के लिए भी सही नहीं है शायद। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक बेहतर स्थिति तब हो पाएगी अब, जो कि दिल्ली प्रशासन से जवाब मांगा गया है, जब ये जवाब सामने आएगा और ये जवाब दिया जाएगा कि क्या वाकई में असली स्थिति क्या थी उस समय, उसके बाद हम ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे इस बात को कहने के लिए। लेकिन हाँ, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इसके ऊपर लगातार जारी हैं, हम भी इसी पर चर्चा करते रहेंगे। इस बीच अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, आप हमारे तमाम दर्शक तो हमें फोन कर सकते हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, 01204777901 और 4777902। अपनी राय देना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो जरूर हमें फोन कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।